नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स 2022 करंट अफेयर पर डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत हम 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संस्कृति आईएएस की ओर से श्री अखिल मूर्ति सर के निर्देशन में इतिहास वैकल्पिक विषय पर एक ऑफलाइन और लाइव कोर्स का बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 2 मार्च 2022। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो कक्षा के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आप कक्षाओं में आने में असमर्थ हैं तो आप लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कक्षाओं का सीधा प्रसारण दिया जाएगा। इस बैच के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि भारत में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ड्रोन के इंपोर्ट पर, ये मेक इन ड्रोन को प्रमोट करने के लिए बेसिकली लगाया गया है। देखिए, जो अनुसंधान एवं विकास, रक्षा और सुरक्षा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए अगर आप ड्रोन का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आवश्यक मंजूरी लेने के बाद आयात कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त यदि आप किसी और उद्देश्य के लिए ड्रोन्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि जो ड्रोन के पुर्जे हैं उनके आयात के लिए आपको किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसका महत्व क्या है, तो जो ड्रोन्स हैं उनका देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं महत्व है, क्योंकि ड्रोन्स का जो एप्लीकेशन एरिया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर, कृषि से लेकर, कानून लागू करने से लेकर, मानचित्रण से लेकर और अर्थव्यवस्था से लेकर हर एक एरिया में है। यानी कि लगभग जीवन के हर पहलू में आप ड्रोन की एप्लीकेशन को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत में ड्रोन प्रबंधन कैसे हो रहा है, तो फिलहाल जो है गवर्नमेंट ने 120 करोड़ रुपए जो हैं आवंटित किए हैं, और ये आवंटित किए हैं एक प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के लिए। मैंने प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी कि उत्पादन प्रोत्साहन जो ये योजना है, इसके बारे में बजट एंड सर्वे में भी आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए पिछले महीने जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में ड्रोन का यूज़ किया जाए इस प्रकार की एक नीति का भी जो है या नोटिस आप कह सकते हैं मंत्रालयों को भेजा है। जैसे गृह मंत्रालय के अंदर देश की सुरक्षा, पुलिस का आधुनिकीकरण, इन मामलों में ड्रोन का यूज़ हो सकता है। वहीं अगर कृषि मंत्रालय की बात की जाए तो जो है जियो टैगिंग के लिए, संपत्ति के एक तरीके से मानचित्रण के लिए, जो हमारी एक प्रधानमंत्री फसल बीमा सुरक्षा योजना है उसमें जो है चीज़ों को टैग करने के लिए यूज़ हो सकता है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य मंत्रालय के यहाँ, तो जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक वाइड एरिया है जहाँ पर ड्रोन की एप्लीकेशंस है। देखिए, ड्रोन के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। ना सिर्फ इसके आयात पे प्रतिबंध लगाकर मेक इन इंडिया ड्रोन पॉलिसी को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, बल्कि इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव भी उन्होंने जो है स्टार्ट किया है। इसके अलावा भी ड्रोन जो है न्यूज़ में था, जिसको हम आने वाले जो प्रीलिम्स की वीडियो होगी उसमें समझेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मिलन 2022। ये एक्सरसाइज जो है न्यूज़ में है। देखिए, इसकी जो शुरुआत की थी वो केवल 4 तटवर्ती देशों की नौसेनाओं की भागीदारी के साथ 1995 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। ठीक है, ये एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है जो मित्र नौसेनाओं के बीच में होता है। जब भी मिलन 2022 अभ्यास नाम आए तो याद रखिएगा, ये नौसेनाओं के बीच होने वाला एक द्विवार्षिक अभ्यास है। ठीक है, इसका जो 2018 वाला संस्करण हुआ था, क्योंकि उसके बाद तो कोविड आ गया, तो देखिए उसमें 17 देशों में जो है भाग लिया था। वहीं मिलन 2022 जो था ये इसका 11वां संस्करण है, और इसकी जो लीडरशिप दी गई है वो पूर्वी नौसेना कमांड की तरफ से दी गई है। ठीक है, देखिए पहली बार इस युद्धाभ्यास को अंडमान निकोबार के बजाय विजाग में जो है आयोजित किया गया था। इससे पहले हमेशा ये एक्सरसाइज अंडमान और निकोबार में ही हुई है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर देखिए एक मैप दिखाया हुआ है और उस मैप में जो है मिलान एक्सरसाइज का जो एक पूरा एरिया है उसको कवर करके दिखाया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ये भी चर्चा में है। तो देखिए 1919 में वर्साई की संधि द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 1946 में संयुक्त राष्ट्र की ये पहली एक ऐसी संस्था थी जो विशिष्ट एजेंसी यानी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया था, ऐसा ये पहला था। ठीक है, इसके बाद 1969 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसके अच्छे कामों की वजह से दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ये संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और एकमात्र ऐसी है जो त्रिपक्षीय है। त्रिपक्षीय मतलब इसमें देखिए सरकार भी भाग लेती है, नियोक्ता भी भाग लेते हैं और श्रमिक भी भाग लेते हैं। ये तीनों ही तरह की जो अपने आप में हायरार्की है ये इसके अंदर सम्मिलित होती है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस ILO के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो है जारी की जाती हैं, उनका नाम हम जान लेते हैं। पहली है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, दूसरी है वैश्विक वेतन रिपोर्ट। कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो रिपोर्ट्स और उनको जारी करने वाली संस्थाएं ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है स्विफ्ट, ये चर्चा में है। क्यों ये चर्चा में है? देखिए पहले स्विफ्ट क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। जब एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो आपस में बातचीत करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। जैसे हम लोगों को चैट करने के लिए व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इसी तरह दो बैंकों के बीच बातचीत करने के लिए, खासकर जब वो बैंक ओवरसीज हो, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो भी काफ़ी सुरक्षित होना चाहिए। तो ये जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वित्तीय संदेशों का, वर्ड याद रखिएगा, वित्तीय संदेश, इनका जब आदान प्रदान किया जाता है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है स्विफ्ट। ये ध्यान रखना है। अब ये चर्चा में क्यों है? देखिए रशिया यूक्रेन जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको लेके कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने ये आशंका जताई है कि जो पश्चिमी देश हैं वो रशिया को इस स्विफ्ट प्रणाली से अलग करने पर विचार कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो रशिया को इसका नुकसान होगा, क्योंकि देखिए निवेश यानी कि पैसे की आवाजाही कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, सेफ्टी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर डिपेंड करती है। अगर आपको उस प्रणाली से बाहर कर दिया गया है जो एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म थी, तो कहीं ना कहीं आपको अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से हटकर केवल अपने घरेलू निवेशकों पर ही जो है निर्भर रहना पड़ेगा। तो बेसिकली एक कंट्री की इन्वेस्टमेंट को ये जो है फर्क डालता है। आइए स्विफ्ट के बारे में देखते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है। ये 200 से ज़्यादा कंट्रीज और क्षेत्रों में लगभग 1100 से अधिक बैंकिंग और प्रतिभूति संगठनों को आपस में जोड़ता है। प्रतिभूति संगठन, देखिए सिक्योरिटी मार्केट के बारे में मैंने एक वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, जिसमें हमने पूरे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझाया है, सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर की हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसका जो प्रमुख निरीक्षक है वो है नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट बताया गया है कि 2012 में एक स्विफ्ट ओवरसाइट फोरम की स्थापना की गई थी और G10 देशों के अलावा भारत भी इसमें एक प्रतिभागी देश है। ठीक है, चाइना भी इसका एक प्रतिभागी देश है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए स्विफ्ट क्या है? वित्तीय संस्थानों द्वारा एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से सूचना व निर्देशों का सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करने वाला एक क्या है, मैसेजिंग नेटवर्क है। ठीक है, स्विफ्ट के तहत प्रत्येक वित्तीय संगठन का यानी कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक विशिष्ट कोड होता है, एक उसकी पहचान संख्या, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, विशिष्ट कोड होता है, जिसका उपयोग भुगतान को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि वित्तीय संदेशों का वाहक होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने का काम यहाँ से नहीं होता, मैसेजिंग को भेजने का काम जो है यहाँ से होता है। ठीक है, तो इतना आप जो है क्लियरली समझ गए। अब देखिए नाभिकीय संलयन ऊर्जा यानी कि जो आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी है, ये न्यूज़ में है।
क्यों न्यूज़ में है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि नाभिकीय संलयन ऊर्जा के उत्पादन में, जैसे कि सूर्य से ऊर्जा उत्पादन का जो तरीका होता है, सूर्य में जैसे एनर्जी बनती है, उस तरीके की समान प्रक्रिया स्थापित करने में उन्होंने एक नई उपलब्धि हासिल करनी है। आसान करके समझाती हूँ। यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि जिस प्रकार से सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और वो प्रक्रिया कैसी है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, उस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन करने का एक प्रक्रिया जो है हासिल करने में उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हासिल की है। ये जो ऊर्जा है ये टोकामक नामक मशीन से उत्पन्न की गई डोनट की शेप की एक्चुअली ये एक मशीन होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले नाभिकीय संलयन ऊर्जा क्या होती है। देखिए, दो तरह से आप न्यूक्लियर एनर्जी को बेसिकली प्राप्त कर सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर फिजन, दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, नाभिक का विखंडन होता है, यानी कि एक भारी आइसोटोप होता है, जब उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो आइसोटोप जो है दूसरे हल्के अणुओं में जो है विभाजित हो जाता है और फिर एनर्जी जो है रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो हल्के मिलके पदार्थ जो है वो आपस में जुड़कर एक भारी पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इस फ्यूजन की प्रक्रिया में जो है अ लॉट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और ये कैसे किया गया है, तो टोकामक नाम की मशीन से किया गया है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है 4 हाइड्रोजन के जो अणु थे वो मिलकर एक हीलियम बना, साथ में क्या है, एनर्जी रिलीज हुई। सन के अंदर भी लगातार जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होती जा रही है, और इस प्रक्रिया में लगातार बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो हमें सूर्य की ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि देखिए, ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं ये कहाँ किए जा रहे हैं। कोई साइट होगी तो उस साइट का नाम है संयुक्त यूरोपीय टोरस सुविधा साइट, जो कि दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी परिचालन साइट है। ठीक है, यहाँ पे नाभिकीय संलयन को जो है परिभाषित किया गया है। बताया गया है कि कई छोटे नाभिकों का एक बड़े नाभिक में संयोजन जब होता है तो इसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं, और ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा को जो है रिलीज करता है। ठीक है, सूरज में ये प्रक्रिया कैसे होती है। अच्छा, पृथ्वी पे तो आपके पास एक मशीन आपने बना ली टोकामक नाम की, और आपने कर लिया। सन में भी तो कुछ होता होगा। देखिए, सन में क्या है, उसकी कोर की तरफ जो है गुरुत्वाकर्षण बल सारे नाभिकों को, सारे अणुओं को खींचता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल आपस में खींचता है तो एक प्रेशर वहाँ पर बन जाता है। वो जो प्रेशर है अकेले अकेले अणुओं को आपस में संयोजित कर देता है, और फिर जो है एक मतलब सम्मिलित नाभिक जो है क्रिएट हो जाता है, और फिर एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि सूरज में या सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन ऊर्जा के पीछे कौन सा फोर्स काम करती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए, जो संलयन नामक अभिक्रिया होती है वो प्लाज्मा नामक पदार्थ की अवस्था में जब पहुंच जाती है तभी होती है। प्लाज्मा क्या है, देखिए 3 तरह के पदार्थ की अवस्था हम सामान्यतः जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। एक चौथी अवस्था होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से अलग होकर फ्री फ्लो होने लगते हैं। ना तो ये गैस होता है, ना ये लिक्विड होता है, ना ये ठोस होता है, इन सब के बीच में कहीं होता है, और इसी को प्लाज्मा के नाम से यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इस प्लाज्मा के को ही फॉर्म करके जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जो है क्रिएट की जा सकती है। ये आप समझ गए। देखिए, उच्च तापमान पर जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से अलग हो जाते हैं तो प्लाज्मा या फिर पदार्थ की एक आयनित अवस्था जो है बन जाते हैं। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन का न्यूक्लियर फिजर के ऊपर क्या लाभ है ये समझते हैं। पहली बात तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उत्सर्जन नहीं होता, तो क्लीन एक एनर्जी है। दूसरा, जो लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी कचरा होता है उससे बचाव हो जाता है। देखिए, जब न्यूक्लियर फिजन होता है, विखंडन होता है, तो पीछे से कुछ यूरेनियम, कुछ प्लूटोनियम, ये नाभिकीय कचरा बच जाता है, जो कई हजारों सालों तक इसका निपटान करना मुश्किल हुआ रहता है। ये इसमें नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा लीकेज की प्रॉब्लम, कई बार हमने घटनाएं सुनी है कि ना किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीकेज हो गया और उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो लीकेज की प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती, क्योंकि प्लाज्मा जैसी अवस्था में आने के लिए बहुत सटीक कंडीशन चाहिए होती हैं, और अगर उन सटीक
प्राकृतिक कंडीशनों में ज़रा भी हेराफेरी होती है तो प्लाज्मा विद इन अ सेकेंड ठंडा होकर जम जाता है और इसकी वजह से लीकेज नहीं हो पाती। तो ये जो है इसके कुछ जो है आप कह सकते हैं बेनिफिट्स है। नेक्स्ट टॉपिक है जो क्वाड के मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनकी चौथी बैठक अभी हुई है और ये कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई है। क्वाड के बारे में जानते हैं। देखिए 4 देशों का समूह है जो हिंद प्रशांत सागर को चीन के काउंटर पार्ट में एक सिक्योर और सेफ रखने के लिए इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है, यानी कि इनफॉर्मल ये एक मंच है स्ट्रैटेजिक टॉक के लिए और इसका जो फोकस एरिया है वो हिंद प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, इसकी जो है सबसे पहले अवधारणा 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा रखी गई थी, लेकिन तब कुछ हो नहीं पाया। फिर नवंबर 2017 में जो है इसकी स्थापना हुई हिंद प्रशांत सागर क्षेत्र को चीन के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए। इस बैठक में जो ये भी हुई है, भारत का रुख कैसा रहा? एक तो जो भारत म्यांमार की सीमा है वहाँ पर जो उग्रवाद की प्रॉब्लम है उसको लेके भारत ने कुछ बातें कही हैं। ठीक है, इसके अलावा वैक्सीन में साझेदारी के तहत भारत ने कहा है कि वो दवाइयों को उपलब्ध कराएगा, जैसे कि भारत की कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स वैक्सीन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो रूस वाला मुद्दा था उस पर भारत ने पूरी चुप्पी बनाकर रखी है। ठीक है, इससे पहले 2021 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के जो व्यापार मंत्रियों के बीच में औपचारिक रूप से एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है शुरू भी किया गया था। सप्लाई चेन रेजिलियंस क्या होता है? देखिए जब व्यापार होता है तो मान लीजिए आपको कोई बैग बनाना है तो बैग का क्लोथ कहीं से आ रहा है, फैब्रिक कहीं से आ रहा है, बैग की जिप कहीं से आ रही है, उसके बटन कहीं से आ रहे हैं, उसको कंप्लीट कहीं बनाया जा रहा है, उसकी लेबलिंग करके उसको कहीं बेचा जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें आपस में लिंक होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बन रही है, इनको सप्लाई चेन कहते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है आपको बैग बनाना है बट जहाँ से जिप मिल रही है वो कंट्री के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, अब आपको जिप ही नहीं मिल पा रही तो आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। इसलिए एक रेजिलियंस क्रिएट करने की जरूरत होती है। अच्छा वहाँ से नहीं मिल रहा तो हम कहीं और से ले लें। ठीक है, और चीन के ट्रेड पर अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान इस तरह के इनिशिएटिव पर बात लगातार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कच्चे पाम तेल हेतु कृषि उपकर में कमी की गई है। देखिए इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल के प्राइसेस जो खाद्य ऑयल है बढ़ गए थे, तो हमारे यहाँ क्या है जो कच्चा ऑयल है उस पर एक उपकर लगाया जाता है। उपकर क्या होता है? ये एक प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उससे अलग एक विशेष टैक्स होता है जो किसी विशेष पर्पस के लिए लगाया जाता है। जैसे कृषि जो उपकर है वो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। इसमें कमी करके जो उपभोक्ता हैं उनको राहत देने की कोशिश की गई है, क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो रहा है। अगर सेस आप थोड़ा कम कर देंगे तो उसके रेट में कुछ तो कमी आएगी। ठीक है, देखिए पाम तेल वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है। इसका जो प्रयोग होता है वो डिटर्जेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में और साथ में जैव ईंधन बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी कमोडिटी के जो शीर्ष उपभोक्ता है तो वो है भारत, चीन और यूरोपीय संघ। अब ये कृषि अवसंरचना विकास क्या था? मैंने आपको बताया एक विशेष प्रकार का प्रयोजन कर है जो मूल कर पर अतिरिक्त दर के रूप में लगाया जाता है और कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इकट्ठा करना है पैसा, इसका मूल उद्देश्य। अगर भारत में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए तो 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी, जिसे 2014 में तिलहन और पाम तेल पर एक राष्ट्रीय मिशन में बदल दिया गया। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के साथ इसको मिला दिया गया। भारत में ऑयल को लेकर एक येलो क्रांति भी आई थी। इसके अलावा खरीफ 2021 पॉलिसी भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई थी, यहीं पर वो सब बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं भू प्रेक्षण उपग्रह EOS-04। हाल ही में जो इसरो है उनके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, देखिए EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, और साथ में 2 अन्य छोटे उपग्रह जिसमें से एक का नाम है InspireSat-1 और INS-2D, इनको PSLV C-52 रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये PSLV की 54वीं
उड़ान थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये जो लॉन्च किए गए 3 उपग्रह थे इनके बारे में बताया हुआ है। मैं इंपॉर्टेंट 1 के बारे में बता देती हूँ, नेक्स्ट 2 के बारे में आप देख लीजिएगा। जो ये EOS-04S का वजन है 1710 किलोग्राम। ये 10 वर्ष के मिशन अवधि के लिए जो है लगाया गया है, और ये क्या करेगा, कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान और बाढ़ का मानचित्रण जैसे काम जो है ये आएगा। ठीक है, और ये मौसम की उच्च गुणवत्ता वाली छवि भी प्रदान जो है करेगा, इसी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका इंस्पायर सेट, और इसके नेक्स्ट जो है वो है INS-2TD। ठीक है, हमारे द्वारा 2 दिन बाद PDF वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है, वहां से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो कोआला प्रजाति, ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोआला को खतरे की प्रजातियों में शामिल किया है, एंडेंजर्ड ही एक्चुअली हो गई है। समझते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एंडेंजर्ड यानी कि लुप्तप्राय के रूप में इनको वर्गीकृत कर दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के ही कुछ स्थानों पर मिलता है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया के भी यूकेलिप्टस के जंगलों में मिलने वाला ये एक शाकाहारी जीव है। इसका जीवन काल केवल 14 साल का होता है। ठीक है, इनकी संख्या में कमी देखने को क्यों मिली है? तो देखिए, अभी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी। इसके अलावा क्लेमाइडिया रोग वहाँ पे आया था। लंबे समय से सूखे का प्रभाव चल रहा है, शहरीकरण की वजह से इनके आवास का जो है विनाश हो रहा है। ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से इनकी संख्या में ड्रास्टिकली कमी देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सुंदरबन में बाली द्वीप। देखिए, सुंदरबन में बाली द्वीप इसलिए न्यूज़ में था, यहाँ पे बाघ के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों की जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं मर्डर कर दिया गया था। मर्डर वर्ड ही एक्चुअली यूज़ किया जाएगा। और उन जो महिलाओं को जो है बाघ विधवा के रूप में जाना जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से उन बाघ विधवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये द्वीप जो है न्यूज़ में है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, खादी और जो ग्रामोद्योग आयोग है उसने चरखा, मधुमक्खी पालन, कुछ स्वरोजगार जैसी गतिविधियों के माध्यम से बाली द्वीप का कायाकल्प करने के प्रयास जो है किए जा रहे हैं। ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण जो बंगाल का दक्षिण 24 परगना जिला है उसमें स्थित द्वीपों में से एक है। जो सजन खली बाघ अभयारण्य है वो यहाँ पर अवस्थित है, और अगर कभी बाघ विधवाओं का नाम आता है तो जो है ये सुंदरबन का बाली द्वीप आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद डॉक्सिन, ये एक जो है वर्ड न्यूज़ में है। डॉक्सिंग क्या होता है? देखिए, जब किसी व्यक्ति या संगठन की निजी जानकारी को इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया जाता है और जिससे उसकी पब्लिक इमेज पर नेगेटिव असर पड़ता है या फिर उनको साइबर हेट का सामना करना पड़ता है, तो इस चीज़ को डॉक्सिंग जो है कहते हैं। डॉक्सिंग किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का दुरुपयोग करना और उस जानकारी का अवैध कार्यों के लिए यूज़ करना इसलिए जाना जाता है। इसलिए नेगेटिव कॉनोटेशन यानी कि नकारात्मक संदर्भ में ही इस वर्ड का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और सोशल मीडिया इंजीनियरिंग है, हैकिंग है, इस सब का जो है प्रयोग किया जाता है। हाल ही में ये वर्ड न्यूज़ में इसलिए मेटा, जो कि पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम को डॉक्सिंग पर सख्त पॉलिसीज़ बनाने का सुझाव दिया गया है। एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे द हिंदू का दिया हुआ है। फिर देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये सम्मेलन टीरी के द्वारा यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है किया जाता है वार्षिक रूप से। 16 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर देखिए, जो पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको लेकर काफ़ी चर्चा रही, ये इसकी इस बार की थीम थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए बोला गया है कि क्लाइमेट फाइनेंस हो, क्लाइमेट जस्टिस हो, साथ में ये जो है मेजर इश्यूज के रूप में टेरी के समिट में एमर्ज होकर आए थे। ठीक है, इसमें एक्ट फॉर अर्थ यानी कि पृथ्वी और एक्ट फॉर अर्थ रणनीति पत्र भी जारी किए गए थे और इन लोगों ने इसमें जो है भाग लिया था।
तो ये आज की वीडियो थी। मैं कोशिश करती हूँ कि कम टाइम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को आपके लिए जो है क्लियर कर दूँ, ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और टॉपिक्स भी ज़्यादा संख्या में आपको समझ में आ जाए। और अगर मैं इस उद्देश्य में सफल रही हूँ तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। संस्कृति IAS की पूरी टीम की तरफ से आपको बेहद धन्यवाद। नमस्कार।